नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को जो हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम की एपीओ सीरीज चला रहे हैं, तो उस पे आज मैं आप लोगों को कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आया हूं। आशा करता हूं कि पिछले वाले आप लोगों को पसंद आएंगे। अगर पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया के साथ जुड़े रहें। तो अब चलते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो प्रिविलेज हमारा 127 में दिया गया है वो आर्बिट्रेटर को नहीं है और सारे लोगों को है। जितने जज हैं इनको सबको प्रिविलेज दिया गया है, लेकिन जो आर्बिट्रेटर है उसको नहीं दिया गया है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। जब ट्रायल शुरू होता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल ऑफ रेप केसेस का, तो पर्सन अगर प्रेजेंट है और वो जानबूझकर नाइफ दिखा रहा है किसी दूसरे पर्सन को कोर्ट के सामने, तो जज उस समय जो एक्सीडेंट है उसको देख सकता है या उसको जो ऐसा हो रहा है उसको एग्जामाइन कर सकता है विटनेस को। तो हो सकता है मे बी एग्जामाइन ऐसा विटनेस। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, क्योंकि जब ट्रायल चल रहा है, ट्रायल रेप केस का एक ट्रायल चल रहा है जिसमें एक पर्सन कोर्ट के सामने प्रस्तुत होता है और नाइफ दिखाता है दूसरे पर्सन को, तो इस चीज के पीछे जांच पड़ताल केस को और मजबूत करने के लिए, एविडेंस को और पुख्ता करने के लिए या उसको दोषी ठहराने के लिए वो विटनेस को बुला सकता है, कुछ और भी इंफॉर्मेशन ले सकता है जिससे केस की जो एडमिसिबिलिटी है उसको और इम्प्रूव किया जा सके। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे मे बी एग्जामाइन ऐसा विटनेस। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। A magistrate can be compelled to answer question as in own conduct। जो मजिस्ट्रेट है वो कैंपेल कर सकता है किसी को भी क्वेश्चन के लिए कि वो उसकी कंडक्ट, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कोई कंडक्ट किसी भी चीज़ का है तो वो कंपेल कर सकता है, कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछ सकता है किसी भी चीज़ के लिए। तो मजिस्ट्रेट जो है उसको कंपेल किया जा सकता है अगर मजिस्ट्रेट ने कोई जानबूझकर कोई ऐसा एक्शन ले लिया या कोई ऐसा कंडक्ट है जो लग रहा है कि कोई गलत है या किसी को दिक्कत पहुंचा सकता है या परेशानी में डाल सकता है या आर्बिट्रेरी तरीके से उसने कुछ करा है, तो वो कोर्ट के आर्डर पे जो उसके हायर कोर्ट है वो उस पर ले सकती है। लेकिन विच इज सबऑर्डिनेट, जिसके वो नीचे आता है वो हायर कोर्ट उसका निरीक्षण कर सकती है, उससे पूछताछ कर सकती है, उसको कंपेल कर सकती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। तो अब और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एविडेंस टू अफेयर ऑफ स्टेट, कुछ मामले होते हैं जहाँ स्टेट की जो इम्पोर्टेंट या सेंसिटिव जानकारी होती है वो स्टेट किसी को नहीं देता है या उसको प्रिविलेज है कि वो कुछ डॉक्यूमेंट है जो देश की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी के लिए ज़रूरी है। नहीं तो देश में अगर सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक कर दी जाएगी तो हो सकता है उसकी वजह से कोई अनइथिकल कास हो जाए या कोई टेररिज्म हो जाए या कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऐसे लोगों को पहुंच जाए जो स्टेट को कहीं ना कहीं कम करे या उसकी सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को खतरा पैदा करे। तो जो प्रिविलेज है टू विथहोल्ड अ डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, वो हमारे सेक्शन 129 है जो इसके बारे में बात करता है कि कुछ प्रिविलेज हैं जो विथहोल्ड किए जा सकते हैं डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन की एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे 129 होगा, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो एविडेंस है किसी भी स्टेट का किस प्रकार से अफेयर चलेगा, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर, उसके सोशल अफेयर, उसके इकोनॉमिक अफेयर, उसकी जो और डाटा इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है, एग्रीमेंट है, वो सब 129 में उसके बारे में दिया गया है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। इसमें एक बहुत ही फेमस मैगजीन है जो साउलस पब्लिश सुप्रीमा लेक्स की वेलफेयर जो है स्टेट का, वो सुप्रीम इम्पोर्टेंस है उसकी। तो 129 में इसके बारे में दिया गया है। डॉक्यूमेंट इन विच द प्रिविलेज हैज बीन प्रोवाइडेड, जो 129 में डॉक्यूमेंट में ये प्रिविलेज दिए गए हैं वो अनपब्लिश ऑफिशियल रिकॉर्ड में, उनको पब्लिश नहीं किया जा सकता क्योंकि वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ऐसी इंफॉर्मेशन है कि हो सकता है अगर उसको बाहर लाया जाए तो कुछ इम्पोर्टेंट या कुछ ऐसी चीज़ें पता चल जाएं जो सेंसिटिव है, जो क्लैंडस्टाइन है, जो गुप्त है, जो सरकार नहीं बताना चाहती, या वो उनमें कुछ हम कह सकते हैं कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। ऑफिशियल कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टू द कमीशन ऑफ ऑफेंस की बात करते हैं। कौन से सेक्शन में जो पब्लिक सर्वेंट है वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता कोई भी कम्युनिकेशन जो उसके
ऑफिशियल कॉन्फिडेंस में सरकार ने कहा है कि ये चीज़ें सिर्फ हमारे और तुम्हारे बीच तक ही सीमित रहेंगी, ये पब्लिक को नहीं जानी चाहिए। यह उनकी जो गुप्त ज्ञान है वो सिर्फ अधिकारियों और सरकार को ही पता होगा। आम जनता को या जनता को नहीं पता चलनी चाहिए। या उनकी कुछ ऐसी ड्यूटी की चीज़ें हैं जो उनको जब ओथ दिलाई जाती है या वो सर्विस में जाते हैं तो कुछ चीज़ें गुप्त रहती हैं जो सरकार और सिर्फ उन्हीं तक सीमित होती हैं। तो राइट ऑप्शन 130 यहाँ पे होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अंडर विच सेक्शन ऑफ DSA इंफॉर्मेशन टू कमीशन ऑफ ऑफेंसेज, जो इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ ऑफेंस के लिए उसको हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ऐसा पुलिस को बताया गया है। तो सेक्शन 131 जो है वो इसके बारे में बात करता है। 131 की जो चीज़ें हैं उनको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो कैन पुलिस ऑफिसर बी कंपेल टू डिस्क्लोज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, पुलिस अपने इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकती कि ये इंफॉर्मेशन उसको किस सोर्स से मिली है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे नो होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। फॉर द प्रोटेक्शन अंडर जो सेक्शन 130 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दिया गया है, तो अगर कम्युनिकेशन उसको मेड की जा रही है पब्लिक ऑफिसर के द्वारा ऑफिशियल कॉन्फिडेंस में, तो वो प्रोटेक्ट है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। अब प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है जहाँ कुछ चीज़ें प्रोफेशनली कम्युनिकेट होती हैं या उस पर प्रिविलेज होता है कि वो चीज़ें किसी को नहीं बताई जाएंगी या उनमें कुछ प्रिविलेज लगा हुआ है जो उनकी गुप्त ऑफ सिक्रेसी में वो चीज़ें आती हैं। तो अगर कम्युनिकेशन क्लाइंट और एडवोकेट के बीच में होता है इज नॉट परमिटेड टू डिस्क्लोज, तो वो अपनी बात को डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ऐसा सेक्शन 132 कहता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे 132 होगा। अंडर विच सेक्शन ऑफ BSA प्रोवाइड, कौन से सेक्शन में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये प्रोवाइड है कि कोई भी पार्टी जो सूट या वायलेंटरी है या कोई भी ओन इंस्टेंस पे उस चीज़ को वेवर करती है या प्रिविलेज के लिए वो नहीं कर सकती है। तो 133 जो है 132 के बारे में ही बात करता है। अंडर विच सेक्शन ऑफ BSA कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन, अगर कोई लीगल एडवाइजर के बीच है तो वो प्रोटेक्ट रहेगी 134 में। अगर कोई कॉन्फिडेंशियल या सीक्रेट कम्युनिकेशन है लीगल एडवाइजर और उसके क्लाइंट के बीच में तो वो सीक्रेट रहेगी जब तक कि वो कंसेंट के द्वारा या कोई इलीगलिटी या फ्रॉड हो, तभी हम उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं। कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विथ whom द फॉलोइंग इज प्रोटेक्टेड अंडर BSA, तो जो लीगल एडवाइजर है उसके बीच में जो कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन है वो प्रोटेक्टेड है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन अगर एडवोकेट और उसके क्लाइंट के बीच में की गई है तो वो एडमिसिबल होगी, लेकिन तभी जब वो कंसेंट क्लाइंट के द्वारा दिया गया हो। द प्रोफेशनल कम्युनिकेशन बिटवीन द एडवोकेट और उसके क्लाइंट के बीच में जो डिस्क्लोज होगी बिफोर द कोर्ट के सामने वो यही होगा कि अगर कंसेंट क्लाइंट के द्वारा दी गई है या इलीगल पर्पज के लिए है, तो अगर कोई क्राइम या फ्रॉड हुआ है तभी इन सारी चीज़ों में हम उसको जो कम्युनिकेशन उसके बीच में बना है वो डिस्क्लोज हो सकती है या उसको वो बता सकता है। लीगल एडवाइजर हमेशा डिस्क्लोज करेगा प्रोफेशनल कम्युनिकेशन अगर इलीगल पर्पज के साथ कुछ भी हो रहा है। विच सेक्शन ऑफ BSA प्रोवाइड द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, कौन सा भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन है जो ये बताता है कि अगर डॉक्यूमेंट का प्रोडक्शन करना है या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जो किसी दूसरे के पास है या उसके पोजीशन में है तो वो रिफ्यूज टू प्रोड्यूस, अगर वो रिफ्यूज कर रहा है प्रोड्यूस करने के लिए तो वो सेक्शन 136 इसके बारे में बात करता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब एकम्प्लिस के बारे में समझते हैं। एकम्प्लिस जो होता है वो बेसिकली एक पर्सन होता है जो कहीं ना कहीं अपराधी होता है, एक कॉम्पिटेंट विटनेस होता है कि उस पर्सन के खिलाफ, अगर क्योंकि दोनों लोग मिल के पार्टिसिपेशन करते हैं क्राइम में जिसको हम पार्टिसिपेट क्रिमिनल्स भी बोलते हैं, तो वो कॉम्पिटेंट विटनेस होता है जो और एक्यूज पर्सन दो लोग मिलकर साथ में कोई अपराध करते हैं तो वो एकम्प्लिस के श्रेणी में आता है। और जो एकम्प्लिस होता है सह अपराधी उसके साथ जुड़ा होता है वो 138 में उसके बारे में एकम्प्लिस से रिलेटेड प्रोविजन दिए गए हैं। एकम्प्लिस एक कॉम्पिटेंट विटनेस होता है 138 के तहत। एकम्प्लिस वो पर्सन होता है जो पार्टिसिपेशन करता है कमीशन जब क्राइम में कोई मदद करता है या सपोर्ट करता है, जैसे उसको रखना, संरक्षण देना, उसको कमीशन के पहले रखना
इसके बाद कमीशन के बाद रखना, कमीशन के समय उसका सहयोग करना, हार्बरिंग करना, उसको एडिशनल एड देना, सपोर्ट करना, पैसा देना, उसको क्राइम से बचाना, ये सारी चीज़ें इसमें accomplice का इम्पोर्टेंट रोल आता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे होगा, वो पार्टिसिपेट इन द कमीशन ऑफ क्राइम विद द चार्ज ऑफ एक्यूज। तो राइट ऑप्शन ए होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 138 ऑफ BSA। कौन है जो ये बारे में बात करता है 138 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के जो बात करता है। तो जो एविडेंस है accomplice का वो इसके बारे में बात करता है। ये accomplice जो होता है वो एविडेंस ऑफ accomplice के बारे में सेक्शन 138 बात करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इट करेक्ट। तो अगर accomplice एक कॉम्पिटेंट विटनेस है एक्यूज के खिलाफ ये तो नहीं हो सकता है, लेकिन कन्विक्शन जो है हमसे नॉट ट्रू पूछा है तो हो सकता है। लेकिन अगर टेस्टिमनी accomplice का है तो कोरोबरेशन जो है वो जरूरी है। तो इस वजह से इसमें ये नहीं है कि ओनली लगा के एक्सट्रीम वर्ड इसको सेंटेंस को हम नॉट ट्रू मान रहे हैं, क्योंकि कोरोबरेशन कभी कभी जरूरी हो जाता है। तो इस वजह से राइट ऑप्शन यहाँ पे 3 होगा। कोरोबरेशन का मतलब जब हम accomplice को उसकी और वैलिडिटी को मजबूत करने के लिए उसके द्वारा जो स्टेटमेंट या टेस्टिमनी दी गई है उसको और ज़्यादा मजबूती देने के लिए कुछ और एडिशनल एविडेंस की मदद लेते हैं, उसी को कोरोबरेशन बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, क्योंकि हमसे नॉट ट्रू पूछा गया, मतलब कोई चीज़ गलत है उसके बारे में बताना है, क्योंकि ओनली लगा के एक्सट्रीम वर्ड बना दिया है। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट एंड accomplice इन अनवर्दी ऑफ क्रेडिट अनलेस इज कोरोबरेटेड इन मटेरियल वर्ड। अगर accomplice जो है वो अनवर्दी है क्रेडिट का, अगर कोरोबरेशन वो मटेरियल पर्टिकुलर कर रहा है तो ये भी सही है। लेकिन अगर accomplice कॉम्पिटेंट विटनेस एक्यूज के खिलाफ है तो कन्विक्शन जो है वो नॉट इलीगल नहीं होगा, केवल इस ग्राउंड में कि अनकोरोबरेट करे गए उसकी टेस्टिमनी accomplice की। तो राइट ऑप्शन बोथ ए एंड बी होगा। तो अब कुछ और अदर क्वेश्चन है जिनके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। When party refuse to produce a document, जब पार्टी कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने से मना कर देती है, जब उसको नोटिस दिया गया है कि प्रोड्यूस करे, एंड कैन ही यूज द डॉक्यूमेंट एविडेंस आफ्टर दैट। हाँ वो कर सकता है अगर कोर्ट जो है वो कंसेंट दूसरे पार्टी को दे दे और जो ऑर्डर कोर्ट का आ जाए तो ऐसा संभव। तो बी एंड सी राइट ऑप्शन होगा। इन विच ऑफ सेक्शन ऑफ BSA डील विद द प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड। जो टाइटल डीड के बारे में कि उसको प्रोड्यूस करे विटनेस जो पार्टी नहीं है, नॉट अ पार्टी, वो टाइटल डीड को प्रोड्यूस करे, वो सेक्शन 135 उसके बारे में बात करता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब और अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं। विच सेक्शन ऑफ BSA का कौन सा सेक्शन है जो प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डील और विटनेस नॉट अ पार्टी की बात करता है। तो 135 जो है वो इसके बारे में बात करता है। विच सेक्शन ऑफ BSA कौन सा सेक्शन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो विटनेस है वो नॉट एक्सक्यूज फ्रॉम आंसरिंग द क्रिमिनेट। जो विटनेस है वो एक्सक्यूज नहीं कर सकता है, नहीं बच सकता अगर उसके ऊपर क्रिमिनल चार्ज या वो ग्राउंड बन रहा है क्रिमिनेट का। तो 137 राइट ऑप्शन बी होगा। इफ क्वेश्चन आस्क्ड टू विटनेस एनी मैटर रिलेवेंट टू द मैटर ऑफ इशू, अगर कोई क्वेश्चन विटनेस से पूछा गया है जो जरूरी है किसी भी इशू के लिए जो मैटर है, अगर कोई आंसर विटनेस कोई भी जो उसको क्रिमिनेट कर रहा है तो विटनेस उसके लिए कंपेल किया जाएगा। कंपेल इसी वजह से करा जाएगा क्योंकि उसके ऊपर क्रिमिनल चार्ज क्रिमिनलिटी बन रही, तो अब वो कुछ भी करे नहीं तो फिर वो बच जाएगा। इस तरह ट्रायल कैसे चलेगा, कैसे जो एक्यूज है उसको दोषी बनाया जाएगा। फिर तो इस तरीके में तो अपराध होते रहेंगे। तो मजबूरी है, अगर क्रिमिनेट कर रहा है तो उसको पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ चार्ज बन रहा है तो उससे पूछताछ होगी। तो विटनेस शैल बी कंपेल्ड टू आंसर सच क्वेश्चन। राइट ऑप्शन ए। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस, अगर वेट है, एविडेंस हमेशा वेट में काउंट होता है ना कि उसका कितना वो है। एविडेंस का वेट का मतलब है कि अगर एक आदमी के भी एविडेंस मजबूत है, उसके बयान मजबूत है, तो एक बच्चा भी अगर सही बात बता रहा है तो उसको मान लिया। ये नहीं कि 1000 जगह से 1000 चीजें आ रही लेकिन मजबूती है ही नहीं। तो गवाही में जो सबसे इम्पोर्टेंट गवाह होती है उनकी बात में कितनी दम है उसके बारे में ये सेक्शन बात करता है। तो 139 इसके बारे में इस प्रिंसिपल पे बात करता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। अंडर द BSA ऑफ व्हाट नंबर ऑफ विटनेस, इसीलिए ये नहीं जरूरी कि कितने गवाह बात कर रहे हैं, गवाहों में कितनी दम है, कितनी ट्रू उसमें उसकी एडमिसिबिलिटी कितनी आई, एविडेंसरी वैल्यू कितनी आई है। इसीलिए अगर एक भी पर्टिकुलर विटनेस जो है
तो भी वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इसीलिए एविडेंस का वेट इम्पोर्टेंट है, ये नहीं कि उसका कितना वजन है, कैसे काउंट किया जाएगा। व्हाट नंबर ऑफ विटनेस रिक्वायर, किसी भी प्रूफ को रिक्वायर करने के लिए कोई भी पर्टिकुलर नंबर की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि एक आदमी काफ़ी हो। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस जो है वो सेक्शन 140 से लेकर 148 तक की कैसे विटनेस को एग्जामिन किया जाएगा, ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, चीफ क्या होगा, क्रॉस क्या होगा, री क्या होगा, इनके बारे में जो बातचीत की गई है। तो विच सेक्शन ऑफ बीएसए डील विद द ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। तो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस की जो बात की गई है वो 140 में की गई है। विच सेक्शन ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रोवाइड दैट जज विल डिसाइड एडमिसिबिलिटी, जो जज है किसी भी एविडेंस की एडमिसिबिलिटी वैल्यू क्या है उसके बारे में बात करेगा। उस एविडेंस की कितनी एडमिसिबिलिटी है, वो लॉ की नज़र में कितना एडमिसिबल है, कोर्ट के सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो एडमिसिबल होगा कि नहीं होगा, तो वो सेक्शन 41 में दिया है। एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस जो डिसाइड की जाएगी वो जज के द्वारा की जाएगी, क्योंकि जज है तो डिसाइड करेगा कि ये केस प्रॉपर केस है कि नहीं है, एविडेंस प्रॉपर है कि नहीं है, तो जज जो है वो एडमिसिबिलिटी 141 में डिसाइड करेगा। इन विच सेक्शन ऑफ बीएसए एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन के बारे में सेक्शन 142 जो है, जो ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन की इस आधार पे होगा। पहले चीफ होगा जो पार्टी बुलाई है, फिर दूसरी पार्टी उससे सवाल जवाब करेगी तो वो क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, फिर री एग्जामिनेशन में जो पार्टी बुलाई है वही उससे पूछताछ करेगी। तो ये 142 में ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन की बात की गई है। एग्जामिनेशन इन चीफ की जो बात है वो सेक्शन 142 उसके बारे में बात करता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। द क्रॉस एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 142 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम मीन्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो 142 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में बात की गई है वो एग्जामिनेशन जो एडवर्स पार्टी उससे करा रही, मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन की बात की गई है। तो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय एडवर्स पार्टी इज कॉल्ड क्रॉस एग्जामिनेशन। जब जीरा होती तो एक पार्टी पूछती, फिर दूसरी पार्टी उससे नहीं संतुष्ट हो उससे क्रॉस एग्जामिन करती है। अब क्रॉस एग्जामिन के बाद अब फिर दूसरी पार्टी को कुछ लग रहा है कि कहीं मुकर तो नहीं रहा, तो फिर उसकी कोर्ट की मदद से उसका री एग्जामिनेशन। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन पूरा विटनेस का जो किस प्रकार से साक्ष्य के मजबूत करने के लिए अपने अपने केस को दोनों तरफ से जीरा होती है, उसी को कहा जाता है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय एडवर्स पार्टी। अंडर विच सेक्शन ऑफ बीएसए प्रोविजन रिलेटिंग टू द ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन। तो जो ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन की बात की गई है वो सेक्शन 143 में की कि कौन कौन से क्रम में कौन कौन सा एग्जामिनेशन होगा। पहले होगा चीफ, फिर होगा क्रॉस, फिर होगा री एग्जामिनेशन। ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू आर्टिकल एक सेक्शन 143 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन की बात की गई है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। ड्यूरिंग द री एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, जब री एग्जामिनेशन विटनेस का करा जाता है, अगर कोई नया मैटर फंस रहा है तो कोर्ट के सामने परमिशन लेके हम उससे पूछताछ कर सकते हैं। व्हेन शैल द विटनेस बी री एग्जामाइन, री एग्जामाइन तभी किया जाएगा जब पार्टी की डिजायर है, जिसने बुलाया है कॉल करा है, वो उससे कुछ पूछना चाहती है। विच सेक्शन ऑफ बीएसए डज द विटनेस समन टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट, जब विटनेस को बुलाया जाता है कि वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे और वो उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस नहीं करता तो वो सेक्शन 144 में दिया गया है। अ पर्सन समन टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट, एक पर्सन से समन किया गया कि वो प्रोड्यूस करे डॉक्यूमेंट को। जब वो डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए कहा जाता है, तो जब डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए कहा जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो विटनेस बुला बन गया जब तक कि उसको विटनेस के तौर पे ना बुलाया जाए। ही डज नॉट बिकम द विटनेस एंड कैन नॉट बी क्रॉस एग्जामाइंड अनटिल एंड ओनली शी कॉल्ड एज विटनेस। विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू एंड करेक्ट। तो यही अगर पर्सन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है डॉक्यूमेंट विटनेस की तरह, तो इसका ये मतलब नहीं है पर्सन कैन बी क्रॉस एग्जामिन अनलेस एंड अनटिल ही कॉल है क्रॉस। तो यही है कि पर्सन को हम क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकते जब तक कि वो विटनेस के तौर पे ना बुलाया जाए, और डॉक्यूमेंट वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, वो विटनेस नहीं बन सकता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बोथ ए एंड बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ बीएसए कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन टू विटनेस ऑफ कैरेक्टर। तो जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है तो हम विटनेस के कैरेक्टर को चेक करते हैं कि वो क्रिमिनेट कर रहा है या उसने किसी से ब्राइब तो नहीं ली है या उस और किसी चीज़ पे तो नहीं इन्वॉल्व है। तो सेक्शन जो 145 है उसके बारे में बात करता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा।
तो अब चलते हैं लीडिंग क्वेश्चन की तरफ। जो लीडिंग क्वेश्चन में यस एंड नो वाले क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पूछा क्या तुम कल वहाँ मिले थे, तो वो कहेगा हाँ मैं वहाँ मिला था, या तुम्हारा नाम क्या है। तो इस प्रकार के यस और नो, जहाँ यस और नो के अलावा कोई और सल्यूशन नहीं है कि तुमने उससे मिला था, तो कहेगा हाँ मैं मिला था। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, या तुमने चोरी करी, तो हाँ नहीं में बताएगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो सेक्शन 146 में दिए गए हैं, जहाँ एक आदमी कुछ कहता है, दूसरा कुछ एक्सेप्ट करता है या रिसीव करता है, या कोई क्वेश्चन का सजेशन का आंसर देता है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो सेक्शन 146 उस पर बात करता है। What do you understand by लीडिंग क्वेश्चन? लीडिंग क्वेश्चन वही होते हैं जब क्वेश्चन सजेस्ट करा जाता है कि इसका आंसर दो, जो पर्सन पुट करता है या उसके आशा करता है कि उससे वो कुछ एक्सेप्ट करेगा या कुछ रिसीव करेगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। लीडिंग क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन पे, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। लीडिंग क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ड्यूरिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन बी होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ बीएसए प्रोवाइडेड एविडेंस इज द मैटर ऑफ राइटिंग? कोई भी एविडेंस जो है वो राइटिंग के मैटर के तरीके दिए जाएंगे। वो 147 एविडेंस को राइटिंग की तरह लिया जाए, या सेक्शन 147 इसकी बात करता है, मतलब हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का सपोर्ट कर रहे हैं। अंडर दिस सेक्शन 148 ऑफ बीएसए विटनेस में भी कंट्राडिक्टेड टू प्रीवियस स्टेटमेंट में अगर विटनेस ने कुछ राइटिंग दी है तो उसको कंट्राडिक्ट करने के लिए उसकी, ताकि उसकी अटेंशन जो उसने प्रीवियस राइटिंग में कुछ चीज़ें लिखी है उसको बताया जा सके कि तुमने एफआईआर में ये बोला था या कन्फेशन के समय ये बोला था, अब तुम कुछ दूसरा बोल रहे हो, जिससे और एविडेंस को मजबूत किया जा सके। विटनेस का कितना वो जो स्टेटमेंट दे रहा है उसकी वेरासिटी कितना है, उसका ट्रुथ कितना है। अंडर सेक्शन 148 ऑफ बीएसए विटनेस में भी क्रॉस एग्जामिन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट इज राइटिंग, जो उसने प्रीवियस स्टेटमेंट राइटिंग में दिए हैं उसको क्रॉस एग्जामिन करने के लिए सेक्शन 148 बताता है, जिससे हम ये समझ पाएँ कि जो प्रूव करना चाह रहे हैं या सेम विटनेस की विदाउट शोइंग द सेम टू द विटनेस। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए दिया गया है। विच विदाउट प्रूविंग द सेम एंड विदाउट शोइंग द सेम टू विटनेस को पता चले या विटनेस को बताया जाए या शो करा जाए, क्योंकि विटनेस का जब क्रॉस एग्जामिन किया तो प्रीवियस स्टेटमेंट जो राइटिंग में दिए गए कभी कभी दिखाया भी जा सकता है, कभी कभी नहीं भी शो किया जा सकता है, लेकिन मजबूती के लिए ये लिया जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। Which one of following section of भारतीय साक्ष्य अधिनियम provide a question lawful in cross examination to be asked? lawful जो क्वेश्चन है वो क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। जो लॉफुल क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्रॉस एग्जामिनेशन में जरूरी है, वो आस्क किए जा सकते हैं। वो सेक्शन 149 उसके बारे में बात करता है। सेक्शन 149 ये बताता है कि विटनेस जो है उससे क्रॉस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जिससे उसके टेस्ट किया जा सके, उसकी वेरासिटी को, ट्रूथ को, उसकी पोजीशन क्या है, उसको उसका क्रेडिट क्या, कहीं वो उसके कैरेक्टर को जो इंजर्ड कर रहा है उसके क्रेडिट को सेक करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें अंडर प्रोविजो 149 में जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, प्रोसिक्यूशन का रेप के समय जो क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ है तो प्रैक्टिस अगर विद द परमिशन ऑफ कोर्ट कैन क्वेश्चन, जिससे हम उसके जनरल इमोरल कैरेक्टर को समझ सके। लेकिन अगर प्रोसिक्यूट रेप के में क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, प्रोसिक्यूट जो है वो जनरल इमोरल के क्वेश्चन उससे आस्क नहीं किए जा सकते। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। तो अब चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अंडर बीएसए क्वेश्चन रिलेटिंग टू मैटर नॉट रिलेवेंट टू सूट एंड प्रोसीडिंग। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो पूरी तरीके से सूट और प्रोसीडिंग में रिलेवेंट नहीं होते, फिर भी वो पूछे जाते हैं, तो सेक्शन 151 उसके बारे में बात करता है। जैसे एक एडवोकेट को इंस्ट्रक्ट किया जाता है अनादर एडवोकेट के द्वारा कि ये जो विटनेस है ये डकैत है। अब ये इतना कोई मैटर जरूरी नहीं है, रिलेवेंट नहीं है, सूट और प्रोसीडिंग से इसका कोई दूर दूर तक लेना नहीं है। दिस इज द रीजनेबल ग्राउंड फॉर वेदर विटनेस इज डकैत। जो विटनेस है क्या वो डकैत है, इसका क्या मतलब? विटनेस को जिस काम के लिए वो बुलाया का फर्जी का क्वेश्चन जिसका कोई रिलेवेंट नहीं बन रहा फिर भी पूछा जाए, तो 152 में इसके बारे में दिया गया है। कुछ इंडिसेंट या कुछ ऐसे स्कैंडलस
क्वेश्चन होते हैं जो कोर्ट मना करती है, जिससे किसी की प्राइवेसी को, किसी की गरिमा को, किसी की डिग्निटी को जो है वो हनन पहुंचता है, या इंडिसेंट होते हैं। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इंसान को पूरी तरीके से शर्मिंदा महसूस कराते हैं या स्कैंडुलस होते हैं, उसके मतलब कलंक लगाते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें कोर्ट फॉरवर्डिंग करती है। सेक्शन 154 में जैसे FIR करते हैं इंडिसेंट मार्क पे, आप इसको याद कर सकते हो कि अगर तुम्हारा कोई कलंक लगा रहा है या स्कैंडलस कर रहा है तो बस 154 में FIR याद कर लो तो इंडिसेंट याद आ जाएगा। तो ये कुछ तरीके हैं जो मैं बनाया हूँ, आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन शैल नॉट बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, किस जो कौन कौन से क्वेश्चन है जो विटनेस से नहीं पूछे जा सकते एग्जाम जब एग्जामिन किया जाता है विटनेस को। जो ऐसे क्वेश्चन जो उसकी इंसल्ट कर रहे हैं, उसको इनाव कर रहे हैं या कोर्ट को ऑफेंसिव लग रहे हैं किसी तरीके से, तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो नहीं पूछी जा सकती। क्वेश्चन इंटेंडेड टू इंसल्ट एंड इनॉय, जो क्वेश्चन इंसल्ट कर रहे हैं, इनॉय कर रहे हैं किसी भी, वो फॉरबिडन किए जाएंगे सेक्शन 155 पे। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। क्वेश्चन इंटेंडेड टू इंसल्ट एंड इनॉय में बी आस्क्ड विटनेस ड्यूरिंग द, ये किसी भी चीज पे नहीं पूछे जा सकते। हॉस्टाइल विटनेस के बारे में जैसे तुम अभी कुछ कह रहे हो, अभी वो तुम्हारा विटनेस है, थोड़ी देर बाद वो पलट जाए। जैसे राम थे तो उनका जो भाई था विभीषण वो पलट गया, तो इस नैया वो रावण था उसका भाई विभीषण पलट गया, राम की तरफ आ गया। तो जब इस प्रकार से तुम्हारा खुद का विटनेस कोई पैसा दे दे या कोई लालच दे दे तो पलट जाए, तो 157 में इसके बारे में बात की गई है। अंडर BSA ऑफ स्टेटमेंट ऑफ, जो हॉस्टाइल विटनेस है उसके स्टेटमेंट पे एक्ट कर सकते हैं। हो सकता है बाजी बार भगवान को याद कर ले या उसको लगे कि यार दूसरे लोगों के साथ गलत हो रहा है, या कोई पैसा दे दे तो उसकी बात को काटा नहीं जा सकता, उस पर एक्ट किया जाता है। विच सेक्शन ऑफ 157 ऑफ BSA चूज द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द प्रोपोजिशन, तो सेक्शन 157 जो है वो डिस्क्रिएशन कोड को देता है क्रॉस एग्जामिन जो पार्टी कॉल की गई है। तो मेयर डिक्लेरेशन विटनेस इज हॉस्टाइल नहीं हो सकता, उसको एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता, या कोर्ट उसको नॉर्मली क्रॉस एग्जामिन के लिए नहीं अलाउ करती जब तक कि वो हॉस्टाइल ना हो जाए। तो 1 2 करेक्ट है, थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फार्मर स्टेटमेंट जो विटनेस का है वो प्रूव किया जाएगा, कोरोबरेट किया, ताकि लेटर जो टेस्टिमनी है सेम फैक्ट की उसको पता लगाया जा सके। तो ये सेक्शन 160 है जो इसके बारे में बात करता है। जैसे कोई स्टेटमेंट है, कोई इंजर्ड पर्सन का जो जब मृत्युकालिक कथन दे रहा था डाइंग डिक्लेरेशन, तो उस समय उसने रिकॉर्ड करा था पर वो किसी कारणवश से बच गया, तो जो उसके फार्मर स्टेटमेंट थे अब लेटर टेस्टिमनी सेम फैक्ट को कोरोबरेट करने के लिए एडिशनल एविडेंस, ताकि पता लगाया जा सके कि जो स्टेटमेंट है इसमें कितनी एडमिसिबिलिटी है, कितनी इसकी रेलेवेंसी है और कितना ज़्यादा एविडेंसरी वैल्यू है, क्या ये सही बोल रहा है या जो पहले स्टेटमेंट है उनके बीच में कितनी सच्चाई है। तो वो 160 इससे पता लग जाएगा। अंडर विच प्रोविजन विटनेस टू रिफ्रेश हिज मेमोरी, जो विटनेस है वो कभी कभी भूल जाता है तो उसको याद दिलाने के लिए हमें 162 में इसके प्रोविजन दिए गए हैं, जो पहले 159 में दिया था कि एक बार अगर मेमोरी को रिफ्रेश नहीं कर सकते तो बार बार, क्योंकि मेमोरी में एक बार चीज़ें याद करने से छोड़े जाती हैं, दो बार याद करो, 1 2 बार तो याद हो जाती है। सर 2 से याद रखो हिंट कि 162 जहाँ 2 आएगा 2 बार करेंगे तो याद हो जाए। तो 162 सेक्शन आपको याद बना रहेगा। सेक्शन 162 आप BSA प्रोवाइड फॉर, जो सेक्शन 162 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, वो प्रोवाइड करता है कि विटनेस जो है वो अपनी रिफ्रेश कर दे मेमोरी को, जिससे पता लगाया जा सके या पहले कुछ हुआ है या कहीं डायरी में लिखा है या कहीं वो भुला गया, तो उसको मजबूत करने ताकि केस को मजबूत बनाया जा सके। तो इस वजह से विटनेस को रिफ्रेश कराया जाता है कि वो अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करे। जज इन इंडिया, जो जज है वो पूरी तरीके से एम्पायर किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है किसी भी विटनेस से, ताकि वो डिस्कवर कर सके प्रॉपर प्रूफ, जो रिलेवेंट फैक्ट है उसका पता लगा सके। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। कोर्ट क्वेश्चन अंडर सेक्शन 168 में जो कोर्ट है वो क्वेश्चन पूछ सकती है किसी भी विटनेस से, किसी भी पार्टी से। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे
बोथ ए एंड बी होगा। कौन से सेक्शन में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के ये दिया गया है कि जो जज है वो इम्पावर्ड कर सकता है, कोई भी क्वेश्चन किसी से पूछ सकता है, चाहे वो रिलेवेंट हो या इनरिलेवेंट हो, विटनेस के द्वारा, विटनेस को या तो पार्टी जो सूट है उससे। तो ये 168 में इसके बारे में दिया गया है। तो पावर जो कोर्ट के पास है कि वो सो मोटो किसी को एग्जामाइन कर सकती है बिना किसी की मदद के, खुद से वो किसी भी स्टेज पे सो मोटो कर सकती है। तो वो सेक्शन 168 जो है उसके बारे में बात की गई है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। तो फिर मिलूँगा, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया के साथ जुड़े रहें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और ऐसे ही अपना ज्ञान बढ़ाते रहें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।